हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अक्षतिका आपके साथ आज सरस्वती पीपीएससी के लिए तीसरी टेस्ट सीरीज़ आपके लिए डिस्कस की जा रही है। तो बहुत ही अच्छे से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उसको रिवीजन करते रहिए। यहाँ से आपको पूरी संभावना है कि आपकी हेल्प हो सकेगी। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज भी, और देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। 150 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ, तो बस आपको ध्यान से सुनना है। चलते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में खबरों में रही अटल सुरंग किस राज्य। ये तो बहुत ईजी, आपका तो तुरंत लग जाएगा कि अटल सुरंग जो है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। क्लियर, हिमाचल प्रदेश। और हाँ, ये ध्यान रखना है इसमें कि ये किस राजमार्ग से होकर के, लेह मनाली राजमार्ग पर, और कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा। ये ध्यान रखना है। क्या बताया कि ये अटल सुरंग तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश, और किस मार्ग पर है, लेह मनाली, कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा, और किलोमीटर 9 km, 9 किलोमीटर की ये लंबी सुरंग है। तो ये इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है, पूरी संभावना है। लेह मनाली मार्ग और रोहतांग दर्रा और 9 किलोमीटर, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहले कलर चेंज कर ले रहे हैं। हाँ, बहुचर्चित सेनकाकू द्वीप विवाद किन दो देशों के मध्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि सेनकाकू जो द्वीप है किसके किसके बीच है। तो यह है जापान और चीन के बीच, जापान और चाइना के बीच सेनकाकू द्वीप विवाद। क्लियर, ये जो इसमें दोनों देशों के मध्य जो क्या हुआ था विवाद, 2021 से ये दोबारा ये फिर स्टार्ट हुआ है। मतलब चीन जो है ये इस द्वीप पर अपना दावा करता है, सेनकाकू द्वीप पर, इसीलिए ये चर्चा में बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस उद्देश्य से एआई बेस्ड पेटेंट प्रणाली किसका, क्लियर वायंड लॉन्च की गई है। तो किसके लिए की गई है, जल शोधन के लिए की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय गैलरी ने अपने एशियाई कला संग्रह से 14 कलाकृतियां भारत को वापस करने की घोषणा की है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ किसने की है, ऑस्ट्रेलिया ने की है। ऑस्ट्रेलिया की जो नेशनल गैलरी से 14 कलाकृतियों को स्वदेश वापसी की घोषणा का इसमें किया गया। और ऑस्ट्रेलिया नेशनल गैलरी नेशनल ऑस्ट्रेलिया नेशनल गैलरी ये जो भारत सरकार की प्राचीन वस्तुएं हैं उसको ये लौटाएगी। और इसमें इस कलाकृतियों में भारतीय कला डीलर जो सुभाष कपूर हैं उन्हीं से जुड़ी क्या है, 13 वस्तुएं शामिल हैं। तो ये किससे है उससे नहीं मतलब है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय गैलरी ने अपने एशियाई कला संग्रह से 14, ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने किस जगह जनवरी 2022 में पासेस, ये मैंने करंट में डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पासेक्स अभ्यास किया है, तो कहाँ पर किया है, तो ये आपका हो जाएगा कोचीन बंदरगाह। कहाँ पर, कोचीन बंदरगाह पर ये किया है। तो इसमें जो है आईएनएस कोच्चि ने भाग लिया है, यहाँ से आईएनएस कोच्चि ने भाग लिया है, और रूसी संघ की नौसेना का जो है उसने एडमिरल ट्रिब्यूट्स ने भाग लिया। तो रूसी का छोड़ दीजिए, इधर का हमको देखना है कि भारतीय नौसेना का कौन सा मतलब इसने अभ्यास लिया है। तो जो विध्वंसक है वो आईएनएस कोच्चि ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 किसने जीता है। तो ये किसने जीता है, पंकज आडवाणी ने जीता है, पंकज आडवाणी ने जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसको हरा करके जीता है, किसने जीता, पंकज आडवाणी ने किसको हरा कर जीता है, इससे नहीं मतलब, बस इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाल ही में किस शहर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है। ये भी मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर। जैसे कि अभी मैंने बताया कि 72,000 प्लस जो है क्या किया गया बिहार में, अभी मैंने करंट के क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो उसको देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। और जैसलमेर में क्या किया गया था कि भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया था। कहाँ पर, जैसलमेर में किया गया था। और यहाँ पे क्या किया था, कब, सेना दिवस के मौके पर किया गया था। सेना दिवस के मौके पर खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज है जो राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर फहराया गया था, और यह तिरंगा लोंगेवाला में प्रदर्शित किया जाएगा। जो 1971 में क्या किया गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसका मुख्य केंद्र था। और तिरंगा जो है वो कितने फीट लंबा है, 225 फीट लंबा है, 150 फीट चौड़ा है। तो ये आपको ध्यान रखना। और कितने किलोग्राम है, 1400 किलोग्राम है। तो ये आपको, और इस ध्वज में अशोक चक्र का व्यास जो है वो 30 फीट है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुआ है। 13वां ब्रिक्स
ये आपको 13वां भी ध्यान रखना है और 14वां भी ध्यान रखना है। तो जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी बैठक किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने की है। तो यानी कि इस देश की अध्यक्षता किस देश की अध्यक्षता में ये हुआ है, आयोजित हुआ है? भारत की अध्यक्षता में। और 14वां कौन करने वाला है? चाइना करने वाला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो 13वां अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है उसमें क्या थीम रखी गई थी? उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी ब्रिक्स, एक मिनट गलत हो गया, ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। और ब्रिक्स में टोटल 5 कंट्री हैं। कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये ध्यान रखना है। किस देश को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार रिवीजन मैंने इस क्वेश्चन का कराया है, किस राज्य को जल संरक्षण के लिए श्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो फर्स्ट पे यूपी एंड सेकंड पे राजस्थान। ये आपको ध्यान रखना। और थर्ड का भी देख लीजिए, तमिलनाडु। नेक्स्ट है 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल में भारत का स्थान कौन सा है? भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो इसमें मिला था 23वां स्थान। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 16वां ग्रीष्मकालीन जो था पैरालंपिक, उसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? 23वीं थी। और चीन इसमें क्या था? फर्स्ट पे था। चीन फर्स्ट, भारत 23। हाल ही में किस संस्थान ने ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्टस जारी की है? ये भी कई बार मैंने बताया कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्टस किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जून 2021 की जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की गई, जिसके तहत बताया गया कि 21-22 के लिए जो भारत की उच्च वृद्धि दर होगी वो 8.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया है? अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया है। तो ये किसने किया है? भारत और, हाँ, ये आपका कौन सा हो जाएगा? भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया? तो रशिया। ये ध्यान रखना, रशिया। रूस और भारत की जो नौसेना है, रूस और भारत की नौसेना ने क्या किया है? ये ध्यान रखना, रशिया और भारत की नौसेना के द्वारा, ये भी मैंने डिस्कस किया था करंट के लेक्चर में। अरब सागर में, कहाँ पर किया है? अरब सागर। ये भी ध्यान रखना, अरब सागर में क्या है, क्या किया? पासिंग एक्सरसाइज किया है। तो इसमें क्या है, इसमें जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड INS कोच्चि है उसका भी परीक्षण किया गया है। तो ये ध्यान रखना, मतलब INS कोच्चि इसमें भाग ली है अरब सागर। भारतीय नौसेना में जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया युद्धपोत का परीक्षण किया गया। बस आप इतना ध्यान रखें इसमें कि पासिंग एक्सरसाइज किसके किसके बीच हुआ? भारत और रशिया की नौसेना के बीच। कहाँ पर हुआ? अरब सागर में हुआ, बस। और INS कोच्चि का परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जरूर आपके क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। कितना स्टार बनाना है, बना सकते हैं। कितने की डील हुई है? 2780 करोड़ रुपए की डील हुई है। किसने की है? फिलीपींस ने की है। और ब्रह्मोस मैंने ऑलरेडी बताया था कि भारत और रशिया ने संयुक्त रूप से इस पर क्या किया है? ये भारत और रशिया के द्वारा संयुक्त रूप से इसको किया गया है। और ये किसके द्वारा समझौता किया गया? भारत के साथ फिलीपींस ने किया है। तो कितने की? 2780 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? तो हिंदी में दी है। कब? विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर जो संयुक्त राष्ट्र उसने क्या किया है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो यूनेस्को है उसने क्या है? विश्व धरोहर स्थलों का हिंदी विवरण जारी करने का निर्णय किया है अपने वेबसाइट पर। क्लियर? तो ये आपको ध्यान। और विदेश राज्य मंत्री ने क्या किया था? इसकी अध्यक्षता की थी इस कार्यक्रम की। वो कौन थी? मीनाक्षी लेखी है। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो कौन किया है? नॉर्थ कोरिया ने किया है। किसने किया है? ये नॉर्थ कोरिया ने किया है। आगे चलते हैं, ये आपको ध्यान रखना। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 पूर्वी जोन के लिए किस ग्राम पंचायत मिला है? तेलारी पंचायत को मिला है। पूर्वी जोन में अगर पूछ ले सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? तेलारी पंचायत को मिला है। तेलारी पंचायत जो कि गया, कहाँ पर? गया जिला है, कहाँ पर? बिहार में। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? केरला में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने डिस्कस किया था करंट में। केरल में किया गया है। पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी देश की पहली है। किसकी अध्यक्षता में? पिनराई विजयन अध्यक्षता, जो वहाँ के CM हैं। और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान।
हाल ही में जारी भारत नवाचार सूचकांक में भारत के राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? चलिए देख लेते हैं किसको मिला है प्रथम स्थान। तो इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है? कर्नाटका को मिला है। भारत नवाचार सूचकांक कौन जारी किया है? नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें फर्स्ट रैंक पर कौन है? कर्नाटका है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये क्रिप्टो गेमिंग जो उद्घाटन किया गया है ये कहाँ पर? उत्तराखंड में। क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड के देहरादून जिले के चकराता शहर में किया गया है। क्रिप्टो गेमिंग उत्तराखंड के देहरादून के कहाँ पर? चकराता शहर में ये किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में छात्राओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की गई है? बिहार के द्वारा की गई है। तो इसको स्टार बना लीजिए क्योंकि करंट का है, हो सकता है पूछ ले बिहार में कि बिहार के ही द्वारा क्या किया गया है? इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में छात्राओं के लिए 33% की क्या की गई है? घोषणा की गई, आरक्षण की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में चर्चा में रही कुथिरन सुरंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुथिरन सुरंग किस राज्य की प्रथम सुरंग सड़क है? ये किसकी है? ये आपकी केरल की है, कुथिरन। अब केरल से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन इस लेक्चर में अभी तक 21 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। कुथिरन सुरंग किस राज्य की प्रथम सुरंग सड़क है? ये केरल की है। और ये जो है केरल में एक जुड़वा ट्वीब राजमार्ग सुरंग है। ये जो कुथिरन सुरंग है ये दक्षिणी भारतीय राज्य जो है केरल में एक कैसा है? जुड़वा ट्वीब राजमार्ग सुरंग है। और ये जो सुरंग जो है वो नेशनल हाईवे 544 पर स्थित है। नेशनल हाईवे 544 पर स्थित है और इसका जो संचालन है वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास है। और केरल की ये सड़क परिवहन के लिए यह केरल की पहली सुरंग है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी 6 लेन वाली 2 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। सड़क परिवहन के लिए देश की जो है केरल की पहली सुरंग है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी कितनी? 6 लेन वाली सड़क सुरंग है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कब तक किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। वर्ष 2024 तक 50% कम करने का लक्ष्य रखा है। भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? भुवनेश्वर में किया गया है। एक मिनट गाइस, एक मिनट कुछ मिस्टेक हो रहा है। क्या कह रहा है? भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नहीं भुवनेश्वर में नहीं किया गया है। ये आपका किया गया है कहाँ पर? पणजी में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? पणजी में किया गया है। ये कब से कब तक किया जाएगा? 6 जनवरी से 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक। कहाँ पर? गोवा के पणजी के कौन से स्टेडियम में? श्यामा प्रसाद स्टेडियम में ये आयोजित किया गया था 2021 में। 2021 में। तो यह ध्यान रखना 51 नंबर का था। कहाँ पर? पणजी में किया गया है। ई संजीवनी ऐप है, क्या है? ओपीडी ऐप है। इस ई संजीवनी ऐप क्या है? ओपीडी है ऐप है। राष्ट्रीय डिजिटल पुरस्कार 2020 में किस ऐप को सर्वश्रेष्ठ ऐप का पुरस्कार मिला है? तो आरोग्य सेतु को मिला है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? किस मंत्रालय ने शहरी सहायता समूह, इंपॉर्टेंट है ये भी, उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया नामक एक ब्रांड लोगो को और प्रस्तुत किया है? सोन चिरैया नामक ब्रांड ये मैंने डिस्कस किया था लेक्चर में। ये किसने किया है? ये किया है आपके आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने किया है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने एसएचजी उत्पादों के विपणन के लिए, किसके? एसएचजी उत्पादों के, ये भी ध्यान रखिएगा किसके लिए इन्होंने किया? एसएचजी स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया नामक क्या एक ब्रांड, एक लोगो जारी किया है। और इसमें क्या किया है मंत्रालय ने? क्या किया? इस मंत्रालय ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे जो भी ई कॉमर्स पोर्टल है उन्हीं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इससे क्या है? इससे क्या होगा? महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिशन पोषण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिशन पोषण, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति का संबंध किससे है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय से है। तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा ये बताइए कि ये जो क्या कहते हैं पोषण माह किस उसमें मनाया जाता है? 1 सितंबर, मतलब सितंबर का जो माह होता है वो पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो इस मतलब क्या किया गया? 1 सितंबर से पोषण माह के दौरान क्या किया गया? पोषण वाटिका स्थापित करने का आग्रह किया गया। और पोषण अभियान मिशन जो है 1 महीने तक चलने वाला क्या है? एक उत्सव है जिसमें क्या किया जाता है? जो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। सुपेस पोर्टल, ये भी मैंने अपने मतलब लेक्चर में करंट के डिस्कस किया था। सुपेस पोर्टल संबंधित है, किससे संबंधित है? चलिए आप लोग तुरंत इसको गेस करिए किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट। सु ऐसे ही आप कर सकते हैं, सु लिखा है तो सु से सुप्रीम,
सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से ये संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है, जो कानूनी अनुसंधान है उसके लिए न्यायाधीशों की क्या करनी है, हेल्प करनी है। सुपेस का जो फुल फॉर्म है वो बता देते हैं आपको, सुपेस, इसको लिख दे रहे हैं पहले, सुपेस यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सू से हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, पी से हो जाएगा पोर्टल, फॉर ए से असिस्टेंट, इन कोर्ट्स, सी से कोर्ट्स, एफिशिएंसी। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानस ऐप संबंधित है। मानस, मन, मानस मतलब मान, आपका मानस में ही छिपा हुआ है, इसको ज़्यादा बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं। मानस यानी कि मानसिक, मानस जो ऐप है ये किससे संबंधित है, मानसिक पहल से संबंधित है। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ये क्या है, एक ऐप है, एक मोबाइल ऐप है। मानस का फुल फॉर्म क्या है, मानस, ऐसे इसको लिखते हैं। फिर इसका एक मिनट, मानस, एम से हो जाएगा मेंटल, मेंटल, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा इसका एक मिनट, मेंटल हेल्थ एंड, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलिटी ऑगमेंटेशन सिस्टम। तो ये आपको ध्यान रखना कि मानस को क्या किया गया है, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री साइंस टेक इनोवेशन, ठीक है, इसी के द्वारा समर्थन प्राप्त है। PMSTIAC, प्रधानमंत्री साइंस प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के द्वारा, असिस्टेंट काउंसिल के द्वारा इसको क्या किया गया है, समर्थन प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण, अभी कल इसको डिस्कस किया था। 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य या यूटी क्षेत्र कौन सा है। तो ये कौन सा है, चलिए बताइए। कल के ही लेक्चर में मैंने सारे जितने भी कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। अगर ये पूछ ले कि 15 से 18 में क्या करना है, सभी बच्चों को लेना है, 15 से 18 के सभी बच्चों को उठा लीजिए। उनको उठाने के लिए फिर क्या करना है, इसमें बताना है देश का पहला यूटी, मतलब देश बच्चों का जो टीकाकरण सभी बच्चों का कर दिया है, लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो कौन किया है, लक्षद्वीप ने किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसरो के नए चेयरमैन स्पेस डिपार्टमेंट के सचिव कौन है, अभी कल ही इसको भी डिस्कस किया तो कई बार रिवीजन कल कराया था। एस सोमनाथ, जो किस नंबर के हैं, 10वें नंबर के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, 100% आपके एग्जाम में फंसेगा ये क्वेश्चन। अब ये करंट के क्वेश्चन देखिए, 31 आपको डिस्कस किया, और 31 में से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इधर के 4 महीने के लेक्चर में मैंने कभी आपका रिवीजन या फिर कभी मैंने आपका डिस्कस ना कराया हो। सारे के सारे क्वेश्चन, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको उसको कैसे रिवीजन करना है, कैसे आपको अपने माइंड में उसको सेव रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपकी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाते हैं, देखते हैं हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। किससे ऋग्वेद को काल, किसमें ऋग्वेद काल को कृत युग कहा गया है। तो किसमें कहा गया है, पुराणों में कहा गया है। किसमें कहा गया है, पुराणों में कहा गया है। पुराणों में इसे कृतयुग कहा, पुराणों में जिसे कृतयुग कहा गया वही वास्तव में क्या कहा गया है, ऋग्वेद काल ही है। और ऋग्वेद जो है 1500 से 1000, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें इस काल में आर्यों का मुख्य पेशा क्या था, पशुपालन था। द्वितीय बौद्ध संगीति, ये भी मैंने जो दूसरी या पहली टेस्ट सीरीज सॉल्व कराई थी उसमें मैंने इसको बहुत डीपली चारों बताया था। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में किस वर्ष में हुई थी, हाँ लेकिन सन नहीं वहाँ बताया था। तो यहाँ हमको सन देखना है कि किस काल में हुई थी ये। तो ये जो हुई थी आपके 10वें काल में हुई थी, कालाशोक 10वें, कालाशोक जो है इसके शासनकाल में किस वर्ष में हुई थी, तो 10वें वर्ष में हुई थी। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था, शिशुनाग का उत्तराधिकारी यानी कि उसका पुत्र कालाशोक ने क्या किया, वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को क्या करता है, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाता है। और उसी के शासनकाल में 10वें साल क्या होती है, दूसरे नंबर की, यहाँ लिखा हुआ दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, शिव की पूजा का उल्लेख मेगास्त्री ने किस नाम से किया है, तो डायनोसियस नाम से किया है। किस नाम से किया है, डायनोसियस नाम से किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि जूनागढ़ अभिलेखों में हूणों को म्लेच्छ कहा गया है। इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है, असत्य ढूंढना है। फर्स्ट तो सही है, गलत बिल्कुल नहीं है ये। सती प्रथा का पहला प्रमाण एरर अभिलेख, ये भी एकदम सही है, कोई रॉन्ग नहीं है यहाँ पर। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है, ये भी एकदम राइट है। तो यह ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहते हैं। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल की थी। स्कंदगुप्त के जो पिता थे कुमार गुप्त, उनकी जब डेथ हो जाती है तो उत्तर पश्चिम प्रांत से हूणों का आक्रमण स्टार्ट हो जाता है, और हूणों को पराजित जब इन्होंने किया स्कंदगुप्त ने, तो इन्हें शक्रादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की। तो इसलिए उपयुक्त में से कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो कि रॉन्ग हो, यानी कि सभी क्या है, सही है।
35 का ई ऑप्शन हो जाएगा। कालाशोक किस वंश के शासक थे? तो कालाशोक जो थे वो शिशुनाग वंश के थे। कालाशोक किस वंश के थे? शिशुनाग के थे। तो कालाशोक जो था वो शिशुनाग का पुत्र था, जो 394 में क्या होता, मगध का शासक बनता है। कालाशोक और पुराणों में महावंश जो है, इसी में काला वंश को महावंश में जो कालाशोक है, कालाशोक महावंश में इसको कालाशोक कहा गया है और पुराणों में इसको काकवड़ कहा गया है। यानी इसके दो नाम आपको मिलते हैं, तो दोनों एक ही से संबंधित है। ध्यान रखना है कि कालाशोक इसको महावंश में कहा गया, पुराणों में इसको काकवड़ कहा गया है। और कालाशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित करता है, 27 वर्ष तक शासन करता है और बौद्ध धर्म का द्वितीय संगीत का आयोजन अभी जस्ट में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? किसकी करते थे सिंधु घाटी की? उसमें पशुपति की करते थे। क्लियर है? और इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला इसका साक्ष्य कि वो पशुपति की पूजा करते थे? मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्या है? भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो किसने किया था? MBT ने किया था। MBT ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? बहुत सारे सिक्के चलाए थे अपने टाइम में, और उसमें क्या किया था? इस सांकेतिक मुद्रा का चलाना भी उनकी क्या थी? विशिष्टता थी। सांकेतिक मुद्रा किसकी थी? तांबे और किसकी थी? पीतल की थी। सांकेतिक मुद्रा इन्होंने जो चलाई थी तांबा और पीतल की थी। नेक्स्ट क्या है? भारत में ये हो गया। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था वो कौन था? अजात शत्रु था। ये अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता और राज्य गद्दी पर बैठ जाता है, इसीलिए इतिहास में इसको क्या कहा जाता है? कुड़िक कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि कुड़िक किसके लिए आया है? तो इसी अजात शत्रु के लिए आया है। कुड़िक का मतलब होता है पितृहंता, पितृहंता। तो ये ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो ये तो पता ही होगा कि मल्लों की राजधानी, मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनारा में हुआ था। ये ध्यान रखना। गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे तो किसने किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगर पूछा जाए गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी तो वो हो जाएगा श्रीगुप्त। लेकिन अगर ये पूछे कि लेकिन जो सबसे शक्तिशाली राजा था, पहला ऐसा जो था, वो था चंद्रगुप्त प्रथम था। इसी ने क्या किया था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। उसी ने सिक्के भी जारी किए थे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन, फिरोज मुबारक या जलालुद्दीन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ध्यान रखिएगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें एक नहीं है बल्कि दो आंसर है। कैसे है अभी बता दे रहे हैं। इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। कैसे होगा? खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था फिरोज खिलजी। अब आप कहेंगे तो बी होना चाहिए, क्यों डी है? तो उस बता रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिए। फिरोज खिलजी। तो इस वंश की स्थापना यानी खिलजी वंश की स्थापना फिरोज खिलजी ने की थी। कब की थी? 1209 में की थी। और जब भारत में सत्ता स्थापित करता है तो ये क्या करता है? जलालुद्दीन की उपाधि धारण करता है। जब सत्ता की स्थापना करता है तो उसके बाद इसने कौन सी पदवी धारण की? जलालुद्दीन की पदवी धारण की, जिसके बाद इसको क्या कहा जाने लगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो ये जलालुद्दीन खिलजी जो है इसी के लिए आया है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो इसका पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्या है? औरंगजेब ने शाहजहां को कितने वर्षों तक कैद में रखा था? तो कितने वर्ष तक रखा था? 6 वर्ष। गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट। औरंगजेब ने शाहजहां को कितने वर्ष तक कैद में रखा था? तो ये कितने वर्ष तक रखा था? 8 वर्ष के लिए रखा था। औरंगजेब ने शाहजहां को 8 साल के लिए क्या किया था? कैद रखा था। शाहजहां के 4 पुत्र थे। कौन से थे? दारा था, शुजा था, औरंगजेब थे, मुराद था। ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खिलजी वंश के अंतर्गत कुल कितने शासकों ने शासन किया था? तो कितने? 5 ने किया था। कितने? 5 ने किया था। तो FST ने क्या किया था? खिलजी वंश की स्थापना की थी। FST ने फिरोज शाह तुगलक ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1290 में की थी। और इसी वंश के अंतर्गत कुल 5 शासक आए थे। कौन कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, नासिरुद्दीन फिरोज शाह। इन सभी ने क्या 30 वर्षों तक शासन किया। शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठता है? शेरशाह सूरी। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि कब बैठता है। तो शेरशाह सूरी जो था 1540 में गद्दी पर बैठता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1540। शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठता है? 1540 में बैठता है। और 1540 में जब उत्तर भारत पे सूर्यवंश द्वितीय वंश जो ये क्या था? द्वितीय वंश सूर्यवंश जो था, जब इसने इसकी स्थापना की थी तो वो कैसा था? सेकेंड अफगान वंश था। सेकेंड अफगान वंश इसी को कहते हैं, सूर्यवंश को ही। तो ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्या है? अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया था? तो अब्दुल रज्जाक जब विजयनगर आया था वो रज्जाक देवराज
देवराज द्वितीय के टाइम में आया था, ये हो जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा कि देवराज द्वितीय के टाइम में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो कौन था? अवध का नवाब था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला कौन था? अवध का पहला जो शासक था वो कौन था? अवध का नवाब था। तो ये भी ध्यान रखना है। प्रसिद्ध पत्रकार मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अब्दुल सैयद का संबंध किस मुगल शासक से है? तो किससे संबंधित है? यह हुमायूं से संबंधित है। कौन? मीर सैयद सिराजी और ख्वाजा अब्दुल सैयद। तो ये जो था ये किससे संबंधित? तो हुमायूं से संबंधित है। तो ये क्या थे? इनके काल में क्या थे? ये दोनों क्या थे? चित्रकार थे जो, और इनकी सेवाएं अकबर ने भी प्राप्त की थी। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये दोनों मीर सैयद अली और अब्दुल सैयद जो है इनका संबंध किससे है? हुमायूं से संबंधित है। नेक्स्ट है अबुल फजल ने अकबरनामा कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। इसको 3 भागों में बांटा था। पहले भागों में इन्होंने अकबर के पूर्वजों का बयान दिया और दूसरे में अकबर के जो भी शासनकाल का इतिहास था उसके बारे में किया है। शेरशाही परिवार के रहने की जगह को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको कैवा शिकोट के नाम से जाना जाता था। तो ये कैवा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, कैवा कशकोट के नाम से, कशकोट के नाम। तो ध्यान रखिएगा, नया क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो आपको पता होगा, इसमें से आंसर क्या होगा? ई होगा। क्यों होगा? क्योंकि एफएसटी भी थे, सॉरी एफएसटी कह रहे हैं, फिरोज शाह मेहता भी थे, केटी तेलंग भी थे और कौन थे? तैयब जी भी थे। तो ये तीनों होने के कारण ये क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो किस में लिया था? सेकंड वाले में लिया था, द्वितीय में लिया था। तो ये ध्यान रखना है, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। कहाँ पर हुआ था? लंदन। तो वहाँ पे कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। पहले और तीसरे में मतलब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? भगत सिंह सदस्य थे, किसके सदस्य थे भगत सिंह? तो भगत सिंह का जो हो जाएगा ये थे आपके HSRA के थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के भगत सिंह क्या थे? सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण वेरी इजी क्वेश्चन, दीनबंधु मित्र का है, इसमें कोई डिस्कस ही नहीं करना है। गदर पार्टी के कौन से संस्थापक? लाला हरदयाल थे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान, एक मिनट, गांधी जी ने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया था? ये आह्वान इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को किया था। 6 अप्रैल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान 1930 में किया था, वो भी कब? 6 अप्रैल 1930 को। कहाँ पर? नहीं, हाँ अभी इतना रखिए कि आह्वान इन्होंने किया था और इस आंदोलन के दौरान उन्होंने अहिंसात्मक ढंग से क्या किया था? सरकार के प्रति असहयोग का रवैया अपनाया गया था इसमें। तो ये ध्यान, बस इतना ध्यान रखिए कब किया गया था? 1930, 6 अप्रैल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव, तो भारत छोड़ो कोई कंफ्यूज हो जाए कि कहाँ हुआ था, नहीं याद आ रहा, तो भारत छोड़ो कहाँ पर? बम्बई, भारत बम्बई, ये मैच कर रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो भारत बम्बई, तो बम्बई में होता, कहाँ हुआ था? बम्बई के ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक, मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुई थी। और इसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधन के बाद कब? 8 अगस्त, ये भी ध्यान रखना, 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया था। 7 अगस्त 1942 में ये बैठक हुई थी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। कहाँ? बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुई थी। और उसके बाद इसको कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को एक्सेप्ट कर लिया था। नेक्स्ट क्या है? कैबिनेट मिशन योजना का कौन प्रस्तावित नहीं था? तो भारतीय संघ का निर्माण, अंतरिम सरकार, संविधान सभा के निर्माण, पाकिस्तान का निर्माण। तो इसमें पाकिस्तान का निर्माण नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन इसका नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है आपका? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। तो 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। तो उसको जीतने के बाद लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था? बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना की थी। और इसी के बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, जिसको जीतने के बाद अंग्रेज को भारत में शासन करने का द्वार खोल दिया जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? मेरठ में हुई थी। कहाँ हुई थी? एक मिनट, हाँ मेरठ में हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उस समय कौन था गवर्नर जनरल? कैनिंग था, कैनिंग। 57 में कैनिंग थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न सोशल मीडिया ऐप से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में कौन शामिल नहीं है? तो यूट्यूब स्टीव चेन सही है, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग सही है, इंस्टाग्राम माइक क्रेजर सही है, ट्विटर जैक डोर्सी नहीं है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वाट है, यानी कि किसी व्यक्ति या मनुष्य के द्वारा जो 1 सेकंड में किए गए कार्य होते हैं, इकाई समय में जो किए गए कार्य होते हैं, या उसके काम करने की जो दर होती है, उस दर की जो शक्ति होती है, उसी को मतलब उस दर की शक्ति अथवा सामर्थ्य उसे कहते हैं। और शक्ति को जूल में, सेकंड अथवा वाट में व्यक्त किया जाता है। इसको 1 मिनट शो लिखने जा रहे थे, जूल, सेकंड या वाट में व्यक्त करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शक्ति का मात्रक जूल का ही है, सेकंड का ही है, वाट इससे व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्या है, किसी अवस्था में, अब साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं आपके, किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं? तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, 20 डिग्री आर्द्रता होनी चाहिए, प्लस क्या होनी चाहिए, और 60 डिग्री तापक्रम होनी चाहिए। कपड़े जल्दी सुखाने के लिए अधिक तापमान और वायु में कम आर्द्रता होनी चाहिए। कम आर्द्रता और जो टेम्परेचर है वो कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तापमान जितना ज़्यादा, आर्द्रता जितनी कम होगी, कपड़े उतने जल्दी सूखेंगे। तो इसी हिसाब से ये क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईसीएमआर की कोरोना के दौरान चर्चा रही, इसका मुख्यालय कहाँ है? आईसीएमआर का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कहाँ है, दिल्ली में है। MRI मशीन निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है इसमें? तो इसमें चुंबकीय तरंग का यूज़ किया जाता है। इसमें किसका यूज़ किया जाता है? चुंबकीय तरंग का यूज़ किया जाता है। चुंबकीय अनुनाद चित्रण एक चिकित्सीय तकनीकी है जिसके माध्यम से क्या करते हैं कि मनुष्य शरीर का जो आंतरिक अंग है उसके चित्र निर्मित कर लिए जाते हैं। और इसमें MRI मशीन में क्या होता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, चुंबकीय तरंग। सामान्य ताप पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है, कितना होता है? 138 केल्विन होता है। अधिकतम ताप वाला अतिचालक एक सेरेमिक पदार्थ है जिसमें मरकरी, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, ऑक्सीजन क्या होता है, शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस में चल सकती हैं? तो ध्वनि तरंगे किस में चल सकती हैं? तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैं आपको डेफिनेशन बता दे रही हूँ इसका, कि डेफिनेशन है इसका, मैं आपको पूरा डिटेल बता दे रही हूँ कि इसमें क्या होता है। ध्वनि तरंग के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए हमें क्या होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये जो है आपके ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों में चल सकती हैं। लेकिन इनकी जो गति होती है वो, इनकी गति गैसी माध्यम और ठोस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा तो ठोस में होगी, उसके बाद किस में होगी, गैस में होगी। सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर गैस में इसकी जो होती है गति होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 500 लोहे में, मतलब ठोस में होती है, लोहे में देखा जाए, वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ठोस, गैस, द्रव तीनों में चलती है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर अधिकतम कहाँ होती है? तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है। तो इसकी जो तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होगी, तो ये होगी ध्रुवों पर होगी। कहाँ पर होगी सबसे ज़्यादा इसकी? तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होती है। ध्रुवों पर पृथ्वी क्या है, गोलाकार तो है नहीं, तो गोलाकार ना होकर के कैसी है, चपटी है। इसलिए यह क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र के समीप है और यही रीज़न है कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सबसे ज़्यादा लगता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम लगता है। नेक्स्ट क्या है, किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? तो किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। हाइड्रोजन के परमाणु में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, और इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। हाइड्रोजन के परमाणु का आकार जो होता है वो सबसे छोटा होता है। क्लियर? आगे क्या कह रहा है, LED लैंप का निर्माण मुख्य रूप से किस पदार्थ से किया जाता है? तो सिलिकॉन, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या, कांसा निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तांबा और टिन का मिश्र धातु है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वो क्या करते हैं, द्रव अवस्था में बिना बदले वो क्या करते हैं, सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। क्लियर? और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः वो सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपात कहते हैं। और इस क्रिया को, ये प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है? तो चलिए देख लेते हैं किस में नहीं पाई जाती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या है, ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 ऑप्शन है। तो पहला है नाइट्रिक अम्ल, 1 मिनट, पहला आपका है नाइट्रिक अम्ल,
एक मिनट, जो आपका नाइट्रोजन अम्ल होता है इसका ऐसे इंडिकेट करते हैं। जो आपका नाइट्रोजन अम्ल होता है इसमें आपका देख लीजिए, खुद ही आप देख लीजिए कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो ये तो होगा नहीं। सल्फ्यूरिक अम्ल देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसमें आपके क्या होते हैं, H2SO4, H2SO4, तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो ये भी हो जाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, यानी कि हाइड्रोजन और क्या है, क्लोरीन, ये तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? किसका किया जाता है? एथिलीन का किया जाता है। पॉलीथीन जो है एथिलीन के बहुलकीकरण द्वारा बनाई जाती है। पॉलीथीन विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, नम्य व जल प्रतिरोधी होती है। इसका उपयोग पैकिंग सामग्री, ट्यूब, शीशियाँ, इन सभी के निर्माण में किया जाता है। निम्न विस्फोटकों में से नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है। इन जो नीचे दिए गए विस्फोटक उनमें से कह रहा है कि नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में किसमें नहीं पाया जाता है, तो किसमें, एमाटोल में नहीं पाया जाता है। किसमें, एमाटोल में नहीं पाया जाता। अगर बात करें नाइट्रोग्लिसरीन की, नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, एक भारी कलरलेस तैलीय और विस्फोटक तरल पदार्थ होती है और यह एक श्वेत यानी व्हाइट धूम्रयुक्त नाइट्रिक अम्ल होती है। क्लियर। अगर बात करें कार्डाइड की, ब्लास्टिंग जिलेटिन, डायनामाइट, इन सभी में नाइट्रोग्लिसरीन क्या होती है, एक आवश्यक संगठक होती है। लेकिन एमाटोल एक क्या है, बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक तत्व है जो ट्रोई नाइट्रोलुइन और अमोनिया नाइट्रेट के मिश्रण से बनती है। एमाटोल किससे बनती है, लिख दे रही हूँ, थोड़ा टफ है। ट्रोई नाइट्रोलुइन और किससे बनती है, और अमोनिया नाइट्रेट तो आपको क्लियर होगा। तो इसी से ये बनती है, जिसमें इसमें नाइट्रोग्लिसरीन नहीं होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनाया जाएगा, तो क्या बनाएंगे, इथाइल अल्कोहल बनाएंगे। क्लियर। और यह एक औद्योगिक रसायन है जो विलायक के रूप में अन्य जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके संश्लेषण में और गैसोहॉल के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कौन सी हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। और नाइट्रस ऑक्साइड भी, ये भी कलरलेस है, ज्वलनशील है, ठीक है, और मधुर गंध स्वाद वाली गैस है। इसको क्या कहते हैं, हास्य गैस या नाइट्रस कहा जाता है। इसको अगर इंसान सूंघ लेता है तो उसको बहुत क्या होती है, अच्छा अनुभव होता है, गुड फील होता है और उसे हंसी आती है। और नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ जो है, ये पूछा जा सकता है कि नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो दंत चिकित्सा शल्य क्रिया के दौरान उसको निषेचक के रूप में किया जाता है। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जाति होती है। क्या होती है सबसे छोटी इकाई, जाति होती है। कैसे होती है, चलिए देख लेते हैं कि इसका एक प्रोसेस देख लेते हैं पूरा, कि ताकि एग्जाम में आए तो आप बना सकें इसको, कि अवरोही क्रम में पूछ ले तो क्या होगा, पहले आपका अवरोही, पहले जाति होगा, मतलब अवरोही क्रम नहीं, सबसे छोटे से मैं बता रही हूँ कि क्या है, जाति आपका हो जाएगा, फिर वंश आएगा, वंश के बाद क्या आएगा आपका, कुल आएगा, कुल के बाद गुण, वर्ग, संघ एंड जगत। यानी अवरोही क्रम में देखें तो जगत, संघ, वर्ग, गुण, कुल, वंश, जाति। सबसे छोटा जाति, उसके बाद वंश, कुल, गुण, वर्ग, संघ, जगत। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं कौन सी हैं, तो वो कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा जो है प्रोकैरियोटिक जीव है। कैसी है, प्रोकैरियोटिक जीव है। माइकोप्लाज्मा कैसा है, प्रोकैरियोटिक जीव है। इनमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जीव जो कि है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, अभाव होता है, ठीक है। और ये सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं, ये जीव मानव, पशु, पादप, कीट, मशदा आदि में पाए जाते हैं और कोशिका भित्ति ना होने के कारण इन पर प्रतिजैविक का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे पेनिसिलिन, बीटा लैक्टम, ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है वे किस पादप के अंतर्गत आते हैं, तो किसके अंतर्गत ये आते हैं, ये आते हैं आपके, जिनका नहीं होता इसका ट्रैक्योफाइटा, किसके अंतर्गत आते हैं, जिनमें जाइलम और फ्लोएम नामक संवहनी युक्त ऊतक पाए जाते हैं भोजन और जल के संवहन के लिए, उनको ट्राइकोफाइटा कहते हैं। ट्राइकोफाइटा नामक पादप समूह के अंतर्गत आते हैं और इसको क्या करते हैं, इसके 3 वर्ग हैं, इस संघ के 3 वर्ग हैं, एक है टेरिडोफाइटा, दूसरा अनावृत बीजी, तीसरा है आवृत बीजी। तो ये ध्यान रखना है। मछली की वाताशय किस रूप में काम करती है, तो इसकी जो है ये इसकी किसके रूप में, सहायक श्वसन और द्रव स्थितिकी दोनों के रूप में ये काम करती है।
कॉड निम्न में से किसकी प्रजाति है? तो कॉड किसकी प्रजाति है? मछली की प्रजाति है। और कॉड जो है ये गैडस वंश की, कॉड जो है गैडस वंश की मछली का एक सामान्य नाम है। ये समुद्र और झीलों की तलहटी में रहती हैं और ये इसकी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, एक अटलांटिक कॉड, पैसिफिक कॉड और ग्रीनलैंड कॉड। नेक्स्ट क्या कह रहा है? किस कोशिकांग में कोशिका को ऊर्जा का घर माना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो अब क्लियर होगा, इसमें क्या बताना है। ग्लूकोज का एक अणु से क्या होता है? ग्लूकोज के एक अणु से 35 एटीपी अणु का निर्माण होता है, जिनमें से 34 एटीपी अणु जो है माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा का घर कहते हैं। गुणसूत्र में से किसका परिवर्तित रूप है? तो ये किसका है? क्रोमेटिन धागों का है, ये ध्यान रखना है। डीएनए के क्रियात्मक भाग को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और ये जो गुणसूत्र है, ये जो क्रोमेटिन धागे हैं, वो न्यूक्लिक अम्ल और क्षारीय प्रोटीन से निर्मित होता है। क्षारीय प्रोटीन मतलब हिस्टोन और न्यूक्लिक अम्ल और हिस्टोन से निर्मित होता है। नेक्स्ट कर चलते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आपके किससे प्राप्त होंगे? कवक से प्राप्त होंगे। ये प्रतिजैविक क्या होता है? एंटीबायोटिक एक ऐसा पदार्थ होता है जो यौगिक होता है, या मतलब ये एक ऐसा पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को नष्ट कर देता है और उनकी वृद्धि को रोकता है, और ये कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। कोरोना नामक रोग निम्न में से किसके कारण होता है? तो किसके? ये तो पता ही होगा, इसको क्या डिस्कस करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे जड़ी जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होती है वो क्या कहलाती है? जो ये क्या कहलाती है? अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। ये क्या कहलाते हैं? अपस्थानिक जड़ें। मतलब बीज के मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे की मतलब बीज का जो मूलांकुर है उसके अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से अगर कोई जड़ विकसित हो रही है तो उसको अपस्थानिक जड़ कहेंगे, और इन्हें रेशेदार जड़ भी कहा जाता है। अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं? पौधों को यांत्रिक सहारा देने, भोजन संग्रहण करने और अन्य भी जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनके लिए क्या करती हैं? ये अनेक प्रकार से रूपांतरित हो जाती हैं। वह पुष्पकली जिसका उपयोग मसालों के लिए किया जाता है, ये तो लॉन्ग है, इंपॉर्टेंट है, मतलब इजी है। इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा मानव शरीर में क्या पाया जाता है? वो आपका पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर में 6 तत्वों की सबसे ज़्यादा प्रधानता होती है। वो 6 तत्व कौन से हैं? सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद फॉस्फोरस है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्रम से पूछा जा सकता है कि जो शरीर में मानव शरीर में पाए जाते हैं, क्रम से बताइए। तो ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कैल्शियम फॉस्फोरस। तो 3 याद रखिए, तो 3 अगर रख रहे हैं तो आगे का आपका हो जाएगा ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या है? वह पुष्पकली, एक मिनट कहाँ पहुँच गई? हाँ, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो आप खुद बताइए, सबसे किसकी है? कनाडा की है। किसकी है? कनाडा की है। और कनाडा के बाद किसकी है? इंडोनेशिया, उसके बाद रशिया। लाइन से तीनों ध्यान। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो कनाडा की है, इंडोनेशिया, फिर रशिया की है। पेनाइन जो है यूरोप में है, अपलेशियन अमेरिका में, अरावली भारत किसके उदाहरण हैं? तो ये तीनों किसके हैं? पुरानी पर्वत श्रृंखला के हैं। नेक्स्ट क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉटरडैम पेरिस, तो पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। बुडापेस्ट किस नदी के किनारे है? तो बुडापेस्ट जो है आपका, ये है आपका डेन्यूब नदी के किनारे। वॉशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे। रॉटरडम राइन नदी के किनारे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो वो कौन सा है? लंदन है। लंदन मेटल एक्सचेंज जो है विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक व्यापारिक धातु केंद्र है। पूरे विश्व में इसका जो है 80% से ज़्यादा व्यवसाय द्वारा संचालित होता है। तो लंदन पूरे विश्व का देखा जाए तो सोने का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं? गंगा भी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ये जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। ये जो 6 नदियाँ हैं ये कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में अपनी जल गिराती हैं। लूनी, नर्मदा, ये सब तो इस साइड है, अरब सी में है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये ब्रह्मपुत्र नदी का एक भाग है जो तिब्बत से होकर के बहती है। तिब्बत में से तिब्बती के नाम से जानते हैं। और यह मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के दक्षिण पूर्व में देखा जाए तो तिब्बत में पश्चिम में स्थित जो आंग्सी ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से ये गुजरती है, जहाँ इसे सियांग के नाम से जाना जाता है। कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो लेह है।
इनमें में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो ये हरियाणा में नहीं की गई है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, ये कहाँ है स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। और गुड़गांव कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। तो ये कई बार मैंने आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर में रिवीजन कराया हुआ है कि सुल्तानपुर जो है ये हरियाणा और पंजाब राज्य में जो मालवा केंद्र शासित प्रदेश है, नहीं एक मिनट, थोड़ा गलत हो गया, रुकिए। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है ये हरियाणा से 15 किलोमीटर दूर जो है सुल्तानपुर में स्थित है। और इसको 1972 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1989 में राष्ट्रीय उद्यान भी के रूप में इसकी स्थापना की गई। तो यह जो है एक पक्षी प्रेमी के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी ये किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है। तो ये आसान है। चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्या कह रहा है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? राष्ट्रीय आय में किसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है? सेवाओं का योगदान है। अब इसको मिलाना है, इसको चलिए देख लेते हैं। ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार पीसीएस में। ट्राइसम किसके लिए है? ट्राइसम इसके लिए रोजगार के लिए है। ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार के लिए है। ट्राइसम इसके लिए है, विदेशी व्यापार के लिए ये है। थोक मूल सूचकांक, थोक मूल सूचकांक जो है ये किसके लिए है आपका? ये आपका हो जाएगा मुद्रास्फीति के लिए। और नकदी रिजर्व अनुपात जो है ऋण नियंत्रण के लिए है। तो ये इस हिसाब से आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए का 2, बी का 1 और सी का 4 हो गया, डी का 3 हो गया। ठीक है। असत्य कौन सा है? चलिए देख लेते हैं इसमें असत्य कौन सा है। तो CRR, RR, SLR और MSF। तो इसमें जो है आपका ये SLR जो है इसमें आपका ये उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसमें सब सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। देख लेते हैं। SLR जो है 18 है और CRR आपका CRR 4, RR 4। इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा, RRR मतलब क्या कहते हैं इसको? रेपो रेट और क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। हाँ, तो ये किसका कितना है आपका? 3.35%। और बाकी यहाँ लिखा है, यानी एक से अधिक यहाँ पे सब सही है, यानी ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? शेयर बाजार के बारे में असत्य है। क्या असत्य है, क्या गलत है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है। नेशनल स्टॉक, हाँ ये दिल्ली में है। दिल्ली में जो दिया है ये गलत है, ये भी कहाँ पर है? मुंबई में है। तो इस हिसाब से 104 का बी आंसर हो जाएगा। भारत द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ सबसे अधिक आयात किया जाता है। तो कहाँ से किया जाता है? इराक से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? इराक से किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? पिछले कुछ वर्षों में भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ कहाँ से? सिंगापुर से हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। प्रथम सिंगापुर, दूसरा पूछे तो अमेरिका एंड थर्ड पूछे तो मॉरिशस। सबसे ज़्यादा सिंगापुर, सेकंड पे अमेरिका, थर्ड पे मॉरिशस। विभिन्न संस्थाएं एवं उनके मुख्यालय के बारे में बताना। WTO जिनेवा कई बार इसको रिवीजन कराया है, ये तो पता होगा। विश्व बैंक दावोस बोल रहा है। IMF वाशिंगटन, एशियाई ADB जो है मनीला में है। तो सारी सही है, बस इसमें आपका यही विश्व बैंक जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये वाशिंगटन DC में है। ये भी विश्व बैंक का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC है। और बाकी सब सही है। विभिन्न योजनाओं के आरंभ होने के बारे में क्या सही है? ऑपरेशन ग्रीन 2018 में स्टार्ट होता, सही है। मेक इन इंडिया 2014 में भी सही है। जनधन योजना ये भी सही है, आपका 2014 में हुआ था। और स्टार्टअप योजना 2016, स्टार्टअप योजना 2016, इसके बारे में अभी जस्ट मैंने आज लेक्चर प्रोवाइड करा है, 8 मिनट का लेक्चर, उसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। तो ये आपको क्लियर, 16 जनवरी से स्टार्टअप डे बनाने की घोषणा की गई है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यानी इसमें कोई भी गलत नहीं है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर, यह भी आपका बिहार पीसीएस में पूछा जा चुका है। इसमें क्या हो जाएगा? इसका आपका मुद्रा आपूर्ति में, अगर घाटे की वित्तीय अवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? हाल ही में महिला उद्यमिता बढ़ाने हेतु निर्भया एकल पहल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये यूपी सरकार के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, महिलाओं में उद्यमिता कौशल को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? 64.6 है। 64.6% जो है ये क्या है? महिला में साक्षरता दर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान जो है इसमें आपका 132 है। टॉप पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। टॉप पर स्विट्जरलैंड। किसमें? वैश्विक नवाचार सूचकांक में टॉप पर स्विट्जरलैंड है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 132 है। और ये कौन जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, WIPO के द्वारा ये जारी की जाती है। आगे क्या है?
बाद में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा ये का प्रतिपादन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगर पूछ ले दल विहीन प्रजातंत्र का प्रतिपादन, तो एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण ने किया था। किंतु दल विहीन प्रजातंत्र के सिद्धांत का व्यवस्थित विश्लेषण जो किया वो जयप्रकाश नारायण ने किया। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभाव्य क्या हो सकती है? 7.5 माह हो सकती है। कितनी हो सकती है? 7.5 माह हो सकती है। इसमें क्या होता है, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है, और जो संसद का सत्र चालू होने पर अगर अनुमोदन नहीं होता है तो उस पर अधिकतम 6 सप्ताह तक ये बना रहता है। और आर्टिकल 85 ये कहता है कि संसद के 2 अधिवेशन के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। इस तरह जो अधिकतम इसकी अधिकतम पूछा है ना, अधिकतम संभाव्य अवधि, तो वो 7.5 हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, किसी विधेयक में मतभेद हो जाने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने पर उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्या है, मौलिक अधिकारों में किसी आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो सी ऑप्शन, जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21। तो दोनों नहीं किया जाता है। अगर आपातकाल लगा हुआ है तो 359 आर्टिकल ये कहता है कि आपातकाल के दौरान जो आर्टिकल 20 है यानी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण का अधिकार है, और 821 जो जीवन का अधिकार यानी दैहिक स्वतंत्रता में संरक्षण का अधिकार, ये निलंबित नहीं होता है। ये दोनों 2021 359 आर्टिकल कहता है ये क्या होते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, निलंबित नहीं होते हैं। भारतीय संविधान में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार के प्रवर्तन का निलंबन नहीं किया जा सकता है? तो इसमें किसका नहीं, ये 359 ये ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया गया। 105 संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 105 का जो आपका संशोधन है किससे संबंधित है? ये आपका है सी ऑप्शन, ओबीसी आरक्षण से संबंधित राज्यों के अधिकार से संबंधित है। और 105वां संविधान संशोधन था, और 127वें नंबर का ये विधेयक है जो कि पारित हो चुका है, और इसके अनुसार ओबीसी आरक्षण के संबंध में राज्य सूची के अधिकारों को राज्य को दिए जाने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल का समय कब पूर्ण हो रहा है? तो जुलाई 2022 में पूरा हो रहा है। 24 जुलाई 2022 को क्या हो रहा है, ये समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में चुनाव हो रहे राज्यों में किस राज्य की विधानसभा की सीटें सबसे कम है? तो गोवा की। गोवा में 40 ही मैंने बताया था, मणिपुर में 60 बताया था। गोवा 40, मणिपुर 60, उत्तराखंड 70 और पंजाब 117। तो ये ध्यान रखना है। निम्न में से कौन भारतीय संविधान द्वारा स्थापित है? तो कौन सा है? निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची जो है वो है संघीय, राज्य और उभयनिष्ठ सूची से। ये किससे संबंधित है? ये आपका संघीय, राज्य और उभयनिष्ठ सूची से संबंधित है। मतलब कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाएं, 3री अनुसूची में शपथ, 7वीं अनुसूची में विधायी शक्ति के वितरण से संबंधित जो राज्य संघ समवर्ती सूची है उसी का प्रावधान है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उत्तरदायित्व जो है वो किसी भी सूची में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में विधियों के समान संरक्षण का वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? विधि के समान संरक्षण की बात कर रहा है ये, तो किससे हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर? विधि के समान संरक्षण किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। इसका मतलब ये है कि समान लोगों में विधि क्या होगी? कानून जो होगा समान होगी और समान रूप से ही प्रशासित की जाएगी, समान लोगों के साथ समान व्यवहार होगा। ये किससे लिया गया है? अमेरिका से। कठोर संविधान क्या होता है? तो ये क्या होता है? जो विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता उसी को क्या कहते हैं? कठोर संविधान कहते हैं। यानी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस लेखक ने कहा था कि धनानंद के पास 2000 अश्वारोही और 3000 ये हाथी थे? ये किसने कहा था? ये कहा था कर्टियस ने कहा था। ये कर्टियस कौन थे? ये ग्रीक लेखक थे, यूनानी लेखक थे। तो इन्होंने ही सिद्ध किया था, इन्होंने ही कहा था कि इनके पास जो है धनानंद के पास 20,000 अश्वारोही, 2 लाख पैदल सेना, ये सारी चीजें थी। आगे क्या है? सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? तो सबसे पहले किसने कहा था? सबसे पहले आर्यभट्ट ने कॉपरनिकस से पहले ही, यानी कि 1000 कॉपरनिकस से 1000 वर्ष पहले ही ये सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी क्या है? गोल है, और यह अपनी धुरी पर ही क्या करती है? घूमती है। इन्होंने 499 ईस्वी में, मात्र जब ये 23 साल के थे, तो गणित व खगोल शास्त्र पर एक शोध ग्रंथ क्या लिखा था? आर्यभट्टियम लिखा था। हिंदू धर्म में भागवत परंपरा का विकास हुआ है, किसमें हुआ है? गुप्त काल में हुआ है।
किसमें हुआ? गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल में संस्कृत भाषा की ज़्यादा प्रगति हुई थी और हिंदू धर्म में भगवत परंपरा का विकास भी इसी युग में हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। नालंदा महाविहार को 200 गांव दान में देने वाला ऐसा कौन था? तो वो था धर्मपाल था। धर्मपाल। तो पाल वंश जो था, पाल शासक जो थे, वो बौद्ध धर्म को मानते थे और उन्होंने बौद्धिक शैक्षिक संस्थाओं को प्रश्रय भी दिया था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। तो धर्मपाल ने ही नालंदा महाविहार को दान देने के लिए 200 गांव दान दिए थे। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? कर्नाट वंश के जो अंतिम शासक थे उनका क्या नाम था? हरि सिंह था। क्या नाम था इनका? हरि सिंह था। तो ये आपको ध्यान रखना। और कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? नन्यदेव थे। इनमें से कौन बिहार का सैन्य अभियान करने वाला प्रथम शासक था? तो ऐसा कौन सा था? वो था इल्तुतमिश था। बिहार का सैन्य अभियान करने वाला प्रथम शासक जो था वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने 1225 के आसपास हिसामुद्दीन इवज को पराजित करके बिहार पर अधिकार किया था। शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? फरीद खां नाम था और इनके पिता का नाम हसन खां नूर था। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सर्वप्रथम 1906 में पृथक बिहार प्रांत की मांग किसने की थी? तो किसने की थी? महेश नहीं, इन्होंने, इसमें कई लोगों का नाम आता है, इसमें कई लोगों का नाम आएगा। जैसे कि क्या हुआ कि 1906 में क्या किया? सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा क्या किया गया? पृथक बिहार की मांग की गई 1906 में। और फिर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भी पटना में बिहार छात्र सम्मेलन हसन इमाम ने भी की थी। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन हो जाएगा। किसने? दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मना के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। तो ये कौन हो जाएगा? पीर मोहम्मद मुसीन हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीर मोहम्मद क्या नाम है? मुनीस। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उनकी मृत्यु से ये कब हो जाएगा? 1930 के दशक में हो जाएगा। भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया 1930 के दशक में। तो ये आपको ध्यान रखना है। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में क्या किया जाता है? ये अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की जाती है और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे और राज्य सचिव NG रंगा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार का पहला एक्सप्रेस वे का निर्माण किस जिले में किया गया है? बिहार का पहला एक्सप्रेस वे का निर्माण किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है पटना में किया गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? आधारभूत साक्षरता सूचकांक 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है बिहार को? तो ये आपका है 9वां स्थान मिला है। आधारभूत साक्षरता सूचकांक 2021 में बिहार को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो कौन सी रैंकिंग मिली है? 9वीं रैंकिंग मिली है। ठीक है, आगे हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं? तो ये कौन बनाए गए हैं? हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी बनाए गए हैं। आमिर सुबहानी। आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग अक्टूबर 2021 के अनुसार बिहार के कितने जिलों को शिक्षा के क्षेत्र में देश का 5 सर्वश्रेष्ठ सुधार वाला जिला माना गया है? तो ये 4 क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा इसका आंसर, 4। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कह रहा है? 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की किस खिलाड़ी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, श्रेयसी सिंह, कौन हो जाएंगी? श्रेयसी सिंह हो जाएंगी। 2 स्वर्ण पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया इन्होंने और ये पटियाला में आयोजित की गई थी और ये भाजपा, श्रेयसी जमुई से भाजपा विधायक भी हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी मैं जिंदा हूँ, ये गौरैया के लेखक कौन है? अभी मैं जिंदा हूँ, गौरैया के लेखक कौन है? तो ये कौन है? संजय कुमार है। अब आ जाता है, इसको फटाफट हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बस आपको बता दे रहे हैं। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। 8 वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके उम्र की 2.5 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो 7 वर्ष के बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? तो ये कितनी हो जाएगी? इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे अब इसको देख लीजिएगा कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। 79 इसमें है नहीं, 79/31 आना चाहिए। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर क्या क्वेश्चन कह रहा है? इसका आंसर भी, तो इसको आप लोग देख लीजिए, इसको बस डिस्कस क्या करना है आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ प्रोवाइड करा दे रही हूँ, ये देख लीजिए। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ये सारा मैंने दे दिया, टिक कर दिया। आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा अपना। तो चलिए, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ भी आ रहा होगा। तो चलिए, इसको जल्द ही संडे को क्या करेंगे, अब आज इसको ले ही आए
तो कल क्या करेंगे, कल नहीं संडे को 2 लेक्चर एक साथ ही प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपका क्लियर हो जाए। 3 लेक्चर ये हो चुका है, बाकी देखते हैं। और आप लोग बस अपना काम करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फिर लाने की जल्दी ही संभावना है, एक साथ 2-3 लेक्चर लाने की कोशिश करेंगे ताकि एक में प्रोवाइड करा दिया जाए और आप लोग उसको जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।